नमस्कार दोस्तों। तो हमारे साथ इस चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं जिनका अटेम्प्ट ईयर या तो 2028 है, 2029 है या उसके आगे भी 2030 है। मतलब कहने का ये है कि आप में से सारे बच्चे ज़्यादातर कॉलेजेस में अपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, इस टाइप से आप लोग इससे हमारे साथ जुड़े हुए हो। और जब हम लाइव सेशंस लेते हैं तो उसमें बहुत सारे सवालों के फेरिस्त होती है कि प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बिकॉज इतना सारा कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर और दुनिया भर की जगह पर, हर जगह आपको कोई ना कोई कंटेंट मिल जाएगा। तो वो एक इतना ज़्यादा रिसोर्सेस आपके पास हो जा रहा है कि वो आप एकदम समुद्र में उतर जाते हो और आप उसको कहीं ना कहीं वो कंसोलिडेशन नहीं हो पाता। और उससे फिर आपका चैलेंज ये होता है कि यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम। आपका समय बहुत ज़्यादा उससे ख़राब होता है। ये वीडियो, अगर आपने 15-20 मिनट इस वीडियो में आप टिक गए और 15-20 मिनट आपने ये वीडियो देख ली, तो ये वीडियो आपकी जो 3-4 साल की प्रिपरेशन है उसमें आपको बहुत मदद करने वाली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो आपके भटकने के चांसेस हैं इस वीडियो को देखने के बाद वो बहुत कम हो जाएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत शानदार हो जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर एक तो पूरा सिलेबस को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पर सिलेबस रटवाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। इसका कारण है रटवाने। आपने टॉपिक भी देखा होगा, थंबनेल देखा होगा इस वीडियो का, जिसमें मेमोराइज करने का मेमोराइज वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पर रटवाने की कोई भी प्रक्रिया नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रटने जाओगे आप कुछ नहीं रट पाओगे। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिलेबस के साथ थोड़ा सा कुछ गेम खेलने की कोशिश करेंगे। एकदम गेम खेलकर हम एक्चुअल में सिलेबस से इतना अच्छे से वेल वर्स्ड हो जाएंगे कि हमें खुद पता होगा कि अच्छा ये GS1 में ये है, GS2 में ये है, ये टॉपिक GS3 में फॉल करेगा, ये टॉपिक GS4 में फॉल करेगा। अभी आपके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता होगा कि जब आप कहीं पर कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपने उसको पढ़ तो लिया, लेकिन अभी आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि आप उसको यूज़ कैसे करोगे। या आपने पढ़ा है तो आपका वो मेंस में कितना इस्तेमाल कर पाओगे, प्रीलिम्स में क्या आएगा उससे, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि अभी इस उम्र में या एकदम नेसेंट स्टेज पर आपको वो क्लैरिटी आ जाए। तो कैसे वो क्लैरिटी लानी है? वो क्लैरिटी ऐसे लानी है कि आप धीरे 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 इस तरीके की स्ट्रैटेजीज को समझ करके, उसको अपने साथ करके आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीखते जाते हो। और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है उसको इस्तेमाल करके आप बहुत स्मार्ट बन सकते हो। जैसे क्रिकेट में एक बहुत शानदार चीज़ होती है ना, कि क्रिकेट में जब कोई बॉलर आता है तो उसके पास नेचुरली एक तो वो नेचुरल स्किल होती है, उसकी उसकी नेचुरल स्किल है, उसके पास अच्छी पेस है ना। लेकिन वो जब एकेडमीज में आता है, जब अच्छे मेंटोर्स उसको मेंटोर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो उसको सिखाते हैं। वो एक पूरा प्रोसेस होता है और उसके बाद वो एकदम हीरा निखर करके निकलता है। आपने बहुत सारे ऐसे बॉलर सुने होंगे और आप नेचुरली देखना ये चीज़ आपको मिलेगी भी। जितने स्विंग बॉलर्स हैं हमारे भारत में जो आए हैं, जो नेचुरल स्विंग बॉलर्स थे, जैसे भुवनेश्वर कुमार को बहुत ज़्यादा स्विंग मिलती थी, प्रवीण कुमार को खूब स्विंग मिलती थी। इसके अलावा आप देखोगे कि RP सिंह एक प्लेयर हुआ करते थे हमारे ज़माने में, बहुत स्विंग कराते थे। ये सारे बॉलर्स क्यों यूपी रणजी टीम से आ रहे थे? अब इसके पीछे रीजन था, इसके पीछे कोचेस, मेंटोर्स, वो जो पूरी लेगेसी, वो डोमेस्टिक खूब खेले हुए कोचेस जो खूब खुद डोमेस्टिक खेले हुए हैं, तो वो जब मेंटोर करते थे तो वो डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर उनकी बॉलिंग में दिखाई देता था। ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपको यूपीएससी सिलेबस के साथ करना है, इसके साथ थोड़ा सा खेलना है, और वो खेलना मैं आपको आज यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले तो देखिए, दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं हमारी प्रिपरेशन के दौरान, एक स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी। अच्छा, एक तीसरा तरीके का भी एस्पिरेंट होता है जिसको कोई अंदाजा नहीं होता, जो सिर्फ मौज करने आया होता है। तो हमने उनको छोड़ दिया है, मौज करने वाले एस्पिरेंट्स को हम बिल्कुल दूर कर दिया है। हम सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स की यहाँ बात कर रहे हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी। अच्छा, ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, इसमें कोई कमी नहीं है दोनों के अंदर। दोनों बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, दोनों बहुत सीरियस बच्चे हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ फंसती है? प्रॉब्लम एक्चुअली में जो इनकी फंसती है वो प्रॉब्लम इनकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में फंसती है।
तो स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए ने सबसे पहले, आपने भी स्टार्ट किया प्रिपरेशन, बाकी सारे बच्चों ने भी स्टार्ट किया है, और यहीं पर आप लोग को डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ए पहले क्या करता है, सबसे पहले वो बेसिक और स्टैंडर्ड रिसोर्सेस यानी किताबों को पढ़ना शुरू करता है। जैसे बेसिक किताबें क्या हो गई, तो मैंने भाई स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, मैंने एनसीईआरटीज पढ़ ली, ठीक, जिसकी सीरीज अभी चल भी रही है, ये सारी चीज़ें आप चैनल पर देख भी रहे होगे। तो हमने वो पढ़ लिया और उसको फिर हमने 2 बार पढ़ लिया। तो अब हमारे पास क्या हुआ, एक बेसिक लेवल के नोट्स तैयार हो गए। पहले रीडिंग में नोट्स बनाना नहीं होता, दूसरी रीडिंग में हमेशा आप नोट्स बनाना शुरू करते हो। तो हमारे पास क्या हुआ कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गया, यहाँ से हमारा बेस बन के तैयार हो गया। वहीं पर दूसरा स्टूडेंट है जिसको हम स्टूडेंट बी कह रहे हैं, ये स्टूडेंट भी सेम काम कर रहा है, बिल्कुल सेम टाइम, सेम काम, सेम जगह, एकदम। ये भी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स जो आप, ये बच्चा ए पढ़ रहा है, वही ये बच्चा बी भी पढ़ रहा है, और इसके पास भी उतना ही समय भी पड़ रहा है, सब कुछ एकदम बराबर है, सेम मेंटोर्स हैं, सब कुछ है। अब जो एकदम डिफरेंस आता है वो एक्चुअली में नेक्स्ट फेज में आता है। तो ये जो फेज है, ये इसको हम बेसिक प्रिपरेशन फेज कह रहे हैं। जैसे ही इससे हम नेक्स्ट फेज में मूव करेंगे, जो कि हमारा मेंस प्रिपरेशन फेज होगा, इस मेंस प्रिपरेशन फेज के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर बेसिक्स पढ़ने के बाद ये बच्चे जो है वो डायरेक्टली मेंस प्रिपरेशन फेज के ऊपर आ जाते हैं, और यहीं पर सारा डिफरेंस क्रिएट होता है। प्रीलिम्स का और मेंस का प्रिपरेशन, पहली बात तो आप ना इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे बहुत अच्छी तरीके से, और यहीं पर पूरा गेम हो जाता है। इवन आप प्रीलिम्स क्लियर भी कर लो तो भी उसको क्लियर करके मेंस में कैसे करोगे। सिर्फ मेंस के लिए आपको 90 दिन मिलते हैं, उस 90 दिन के अंदर आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लिखना है, तो वो चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है। और इसीलिए मेंस में लगातार फेलियर्स आते हैं। आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स का कुछ लोगों को बहुत अच्छा नैक हो जाता है, प्रीलिम्स मतलब हर बार क्लियर हो रहा है, हर बार क्लियर हो रहा है। इवन मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक यही रही थी कि मैंने 2 अटेम्प्ट लगा दिए मेंस रेडी होने में, 2 क्या 3 अटेम्प्ट आप मान के चलो, मैंने मेंस रेडी होने में लगा दिए। मतलब आई वॉज नेवर मेंस रेडी। मेरा प्रीलिम्स हो रहा है लेकिन मेंस के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। वो एक प्रॉब्लम जो है वो आप भी फेस कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो फेज है, दैट इज द मेंस प्रिपरेशन फेज। और इस मेंस प्रिपरेशन फेज में क्या हो रहा है, ये जो ए बच्चा है यहीं पर आकर के ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक करता है। ये क्या करता है, ये बच्चा क्या करता है कि जो इसने यहाँ पर पढ़ा है, क्योंकि हमने ये सुना भी है, सारे मेंटोर्स बोलते भी हैं कि भाई रिवीजन बहुत तगड़ा होना चाहिए, रिवीजन 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 रिवीजन। लेकिन किस चीज़ का रिवीजन, ये कोई नहीं बताता। क्या हमने जो बेसिक पढ़ा हुआ है, बेसिक और स्टैंडर्ड किताबें पढ़ी हुई हैं, उसी को बार बार रिवाइज करते चले जाएं, या फिर हमें रिवीजन जो है किस चीज़ का रिवीजन करें, कौन से नोट्स का रिवीजन करें, ये समझाने वाला कोई नहीं होता हमारे पास। और इसीलिए एकदम डिटेल में मैं आपको यहाँ पर खोल करके समझाऊंगा एक्चुअल में कैसे करना है। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, उसी चीज़ को जो बेसिक पढ़ा है इसने बार बार रिवाइज कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स इसका क्लियर होने के चांसेस बहुत हाई हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशनल नॉलेज है। यहाँ पर इसने इंफॉर्मेशनल आस्पेक्ट किया, उसको बार रिवाइज किया, एकदम वो चीज़ जिसके दिमाग में बैठ गई है, रट गई है, और स्टैटिक क्वेश्चंस ये फटाफट से सॉल्व करेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं पर ये स्टूडेंट बी जो है ये आपके जैसा है, क्योंकि ये मंजिल चैनल पर है, तो ये थोड़ा सा समझदार है, ये थोड़ा सा चालाक है, ये थोड़ा सा स्मार्ट है। इसने क्या किया, और ये जो है हमारे साथ, हमारी जो फैमिली में जुड़ करके इसने क्या किया कि इसने अपना फोकस जो है वो मेंस की प्रिपरेशन की तरफ शिफ्ट किया। लंबा समय इसने मेंस की प्रिपरेशन में लगाया, और उस मेंस प्रिपरेशन में इसने क्या किया, इसने अपने 1 पेजर नोट्स डेवलप किए, इसने मेंस लेवल का कंटेंट डेवलप किया। इससे इसके पास खूब सारी एनालिटिकल स्किल्स हैं। मतलब क्या, एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे इंडियन पॉलिटी है, आपने इंडियन पॉलिटी के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी पढ़ लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये वाला बच्चा है ना ए, ये क्या करेगा, ये बच्चा लेजिस्लेचर का ये उसके सारे फैक्ट्स, उसके इन्फॉर्मेशन, उसको पूरा एकदम रटा रहेगा, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये मोशन, ये मोशन, ये मोशन, और उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव में ऐसा 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 ऐसा, और उसके बाद जुडिशरी में, जुडिशरी की स्ट्रेंथ इतनी होती है, ये जुडिशरी होती है, जुडिशियल एक्टिविज्म ये होता है, ये होता है, ये पता है, ये बात इसको भी पता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी बेसिक्स पढ़ चुका है, ये बात इसको भी पता है। अलग क्या कर रहा है ये बी जो स्टूडेंट है, ये अलग ऐसे करेगा कि ये मुद्दे निकालेगा, ये इश्यूज निकालेगा, ये देखेगा यार लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में लड़ाई है, एग्जीक्यूटिव जो करने की कोशिश करता है लेजिस्लेचर उसको ओवरटर्न कर देता है। या जुडिशरी और लेजिस्लेचर में बहुत लड़ाई दिखती है मुझे कि लेजिस्लेचर जो करता है जुडिशरी उसको ओवरटर्न करने की कोशिश करती है, फिर जुडिशियल डिसीजन को लेजिस्लेचर ओवरटर्न करने की कोशिश करता है, ये एक फाइट है।
तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है जिससे सवाल आ सकते हैं। यार गवर्नर जो है वो बिल रख के अपनी पॉकेट में बैठ जाता है, पॉकेट वीटो के ऊपर, इससे एक सवाल बन सकता है। अभी रिसेंटली जो है सरकार गिरा दी गई, ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इससे एक सवाल बन सकता है। इलेक्शन से सवाल बन सकता है, इलेक्शन आ रहे हैं बंगाल के और इसके इलेक्शन आ रहे हैं, उससे सवाल बन सकता है। ये बच्चा इस तरीके से इशू बेस्ड अपनी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करता है और इस एनालिटिकल स्किल को डेवलप करके उस हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर करता है। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा इसी चैनल पर, टेंशन मत लेना। तो अब यहां पर आप देखो एक बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों बच्चों में आ गया है। अब यहां तक आते आते आप देखो, ये मई से शुरू किया मान लो इसने प्रिपरेशन, और 2-3 महीने अपना बेसिक पढ़ा, 3-4 महीने ले लो। और आप तो खैर आप लोग सब 3 साल वाले एस्पिरेंट हो, तो आप तो और टाइम लो, आराम से 6 महीने लो इस बेसिक के लिए, 6-8 महीने लो बेसिक के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप आराम से 6-8 महीने लो इस बेसिक के लिए भी। तो यहाँ पर भी लगा इसने मेंस में, और यहीं पर बहुत बड़ा फर्क आ गया। उसके बाद ये करने के बाद ये बच्चा प्रीलिम्स की अपनी प्रिपरेशन के ऊपर दोनों फोकस हो जाते हैं। इस बच्चे के पास ऑलरेडी प्रीलिम्स का बहुत अच्छा नैक है, तो इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। और प्रीलिम्स में इसको करंट वरेंट पढ़ना है, बाकी स्टैटिक इसका ऑलमोस्ट रेडी है, तो अब इसके पास बहुत अच्छा इंफॉर्मेशनल स्किल्स का तो बहुत अच्छा नॉलेज है। जनरली ये स्टूडेंट ए वाले जो बच्चे हैं ये बहुत सीरियस होते हैं, और ये बच्चे आपको वो दिखेंगे, और मैक्सिमम जो लोग हैं जो आपको मिलेंगे, जो आपके भैया दीदी सीनियर्स होंगे, वो इस कैटेगरी में फॉल करते होंगे जिनका प्रीलिम्स हर बार क्लियर होता होगा, या बहुत क्लोज रहते होंगे कट ऑफ के। मतलब लगता होगा कि यार अब तो ये आईएएस बन रहा है, ये तो आईएएस बन रहा है। मैं ऐसे कम से कम 3-4 बच्चों को जानता हूं जो मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं, हर बार प्रीलिम्स निकालते हैं, पिछले 3 बार से प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, इस साल मुझे मिले हुए हैं। नाउ वी आर वर्किंग टुगेदर, और आप देखना इस बार रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि भाई प्रीलिम्स का बहुत अच्छा नैक है, इस बच्चे के पास क्या है, प्रीलिम्स और मेंस यानी कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट एज वेल एज एनालिटिकल कंटेंट, दोनों का बहुत अच्छा नैक है। +1 पेजर्स तैयार हैं। अब ये बच्चा और ये बच्चा दोनों जो हैं फाइनल एग्जाम में पहुंचते हैं, और एग्जाम में पहुंचने के बाद ये दोनों प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद इसको भी 90 दिन मिलता है और इसको भी 90 दिन मिलता है, राइट। अब इस 90 दिन में ये बच्चा क्या करेगा, इसने मेंस का कंटेंट बनाया ही नहीं है, इसके पास 1 पेजर्स रेडी नहीं है, इसके पास रिवीजन कंटेंट रेडी नहीं है, और उस 90 दिन में लगभग इसको 18 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा सिलेबस होता है। अब ये बच्चा प्रीलिम्स तो क्लियर कर चुका है, लेकिन मेंस क्लियर करने के ऑलमोस्ट 0 चांसेस हैं, इसके 0% चांसेस हैं बिल्कुल। ना ये टेस्ट लिख पाएगा, टेस्ट लिखेगा कैसे, क्योंकि कंटेंट नहीं है इसके पास, तो वो टेस्ट लिखना नहीं हो पाएगा, राइटिंग स्किल नहीं बन पाएगी, 3 घंटे का पेपर जो है वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और अगर आपका मेंस में क्वेश्चन छूट रहा है तो फिर तो आप रेस में ही नहीं हो यार। आप रेस में, अच्छा कंटेंट बुरा कंटेंट तो बहुत बात की बात है, अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो आप रेस से बाहर हो ऑलरेडी, यू आर आउट ऑफ द रेस मैन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, आप रेस के बाहर हो चुके हो। ये बच्चा जो है अब इसके पास सारा कंटेंट सब कुछ रेडी है, इसको सिर्फ क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लिखने हैं, रिवीजन करना है, टेस्ट लिखना है, रिवीजन करना है, टेस्ट लिखना है, रिवीजन करना है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन 90 डेज तक ये। और फिर उस 3 घंटे के टाइम में अपना दिमाग को फिट करना है कि 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे, घड़ी, टाइम मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेगा, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करेगा, ये सारे काम ये यहाँ पर करेगा, और इसके चांसेस मेंस क्लियर करने के बहुत ज़्यादा हैं। अब क्या होता है, ये फ़र्क जो है ये आपकी पूरी यूपीएससी जर्नी को बर्बाद कर देता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, जिनमें से हम भी एक हैं, और ऐसे हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते थे। उन्होंने अपने 5 साल 6 साल लगाए इस प्रिपरेशन के अंदर, शायद उनको बहुत अच्छी नॉलेज हो, शायद वो बहुत अच्छे बच्चे हों, शायद वो बहुत अच्छा लिखते हों, लेकिन वो एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं कर पाए। आपको वो नहीं बनना है, और इसीलिए कॉलेज में रहते ही आप थोड़ा सा इस टेक्निक को समझ जाइए, और सिलेबस, इसके लिए आपकी सिलेबस की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मतलब अगर आपको कोई पढ़ा रहा है ना, तो आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि यह आदमी कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। आपको पता होना चाहिए यार मेंस में तो ये पूछ रहा है, प्रीलिम्स में ये पूछ रहा है, तो इसने प्रीलिम्स का तो पढ़ा दिया मुझे, लेकिन मेंस में ये पूछ रहा है, ये मिसिंग है, ये नहीं पढ़ाया गया है हमें, तो हमें तो ये चाहिए ना, तो मुझे ये पढ़ाओ। बात समझ में आई? तो उससे आप खुद जज कर पाओगे कि आपको
कौन सा कंटेंट चूज करना है और कौन सा छोड़ देना है। इस तरीके से क्या होगा, इससे ये चीज़ होगी, एक तो आपको बहुत अच्छी समझ हो जाएगी और दूसरी बहुत अच्छी बात इसमें ये होगी कि आप जितना ये समुद्र में ये पूरा मतलब मंथन है ना, पूरा ये इतना सारा कंटेंट है ना, इससे आप बच जाओगे। आपको एक कुआं मिलेगा, उस कुएं में लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उस कुएं का पानी पियो और मौज करो, जीवन में ऐश करो, एग्जाम निकालो, बढ़िया शादी करो और अपना आगे जाओ, बच्चे करो, सब करो, बढ़िया एकदम मौज करिए आप, राइट। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट प्लेइंग विथ सिलेबस। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि आप ऐसी सधी हुई तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो और अभी आप कॉलेज में हो, आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है, तो आप अनअकैडमी का 30 मंथ का कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 6 मंथ आपको आराम से फ्री मिलेंगे। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 28,999 है। मतलब आप समझ रहे होगे कि ये 30,000 भी नहीं है, इससे सस्ता कोर्स और इतनी सदी हुई प्रिपरेशन के कोर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अनअकैडमी का आपने इस बार रिजल्ट देखा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया रैंक 3 आकांश धूल, वो अनअकैडमी के बारे में बात कर रहे थे, क्रेजी कंटेंट, मृणाल सर, सुदर्शन सर, ऑल इंडिया रैंक 1 आप देख चुके हो, रैंक 6 आप देख चुके हो। सो ऑल दीज एस्पिरेंट्स हैव स्टडीड विद अनअकैडमी, अनअकैडमी कैरीज दैट विद अस। तो ये ऑफर जो है 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो APYT10, राइट, और फिर आप एक बहुत सदी हुई प्रिपरेशन कर सकते हो हमारे साथ। नाउ लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दी सिलेबस। तो हम यहाँ पर मेंस के सिलेबस को, क्योंकि मेंस का सिलेबस यहाँ पर हमने पहले समझा कि उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा मेंस के सिलेबस के साथ खेलना शुरू करते हैं और उसको समझना शुरू करते हैं। तो जब आप यूपीएससी मेंस का सिलेबस देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, हम यहाँ पर सिर्फ 4 पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। देखो पेपर कैसे होता है, पहले क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, उसके बाद एसए आता है, उसके बाद GS 1 2 3 4 एंड देन ऑप्शनल्स। अब यहाँ पर आपको द टेक इज कि हम यहाँ पर एसए के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, एसए के ऊपर कभी अलग से एक अलग पूरी अलग स्ट्रैटेजी वीडियो, उसमें मैं आपको थीम्स भी बता दूंगा, एकदम रिपीटेड थीम्स आती है एसए से, उसमें तो कोई टेंशन ही मत लेना। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली GS 1 2 3 और 4 की ही बात करेंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। रीजन बीइंग, द रीजन इज वेरी सिंपल हियर कि मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, क्योंकि मैं आपको स्पून फेड कर दूँ उससे आपका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब आप इसके ऊपर बैठोगे ना 2-4 घंटे, तो आप एक्चुअल में उस लेवल पर पहुंच पाओगे जहां आप खुद डिसाइड कर पाओगे, और यही करना है। यू हैव टू बी स्मार्ट। आपको कोई बताता है क्या कि आज की डेट में जब आप कॉलेज में हो, आपको कोई बताता है कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, कॉलेज जाना है नहीं जाना है? शायद आपके घर वाले फ़ोन भी नहीं करते होंगे आपको कि कॉलेज गए कि नहीं गए, है ना। लड़कों के साथ तो मैक्सिमम ऐसा होता है। नाउ यू हैव टू टेक दैट बर्डन ऑन योर सेल्फ। आपको खुद रिस्पॉन्सिबल बनना है भाई। अब आप हो चुके हो, टीनेज से निकल चुके बाहर, तो यहां पर मैं आपको वही करना, खेलना सिलेबस के साथ सिखाता हूं, और आप ये प्रैक्टिस खुद अपने घर पर आज से लगभग 10 दिन, 10 12 15 दिन ले लो, और ये प्रैक्टिस 1 घंटे रोज करना, और आप देखना कितना बड़ा डिफरेंस आएगा आपका यूपीएससी सीएससी की अंडरस्टैंडिंग में। ओके, सो GS 1 जब हम देखते हैं, GS 1 में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो GS 1 में आप देखोगे तो यहाँ पर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री। अब यहाँ पे हिस्ट्री है, सिर्फ हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सब आ जाता है भाई, तो ऐसा नहीं है कुछ छोड़ रहा, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इन्होंने क्या सिंगल लाइन में लिख दिया कि भाई इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये 4 सब्जेक्ट आपके GS पेपर 1 में मेंस में आ रहे हैं। अब अगर यूपीएससी का आप सिलेबस देखोगे तो उन्होंने 1 लाइनर्स में सब कुछ लिखा हुआ है, 1 लाइनर्स में बिल्कुल 1 लाइन लिखा हुआ है। ये सिलेबस क्या पूरा पढ़ पाएगा मुझे, ये अभी हम थोड़ी देर में इसका आंसर हमें मिल जाएगा। सबसे पहली चीज क्या है कि इंडियन कल्चर विल कवर दी सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। फाइन। अब हियर इज द टेक, एक लाइन में इन्होंने बहुत सिंपली लिख दिया कि भाई इंडियन कल्चर जो हमने कहा है, इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पूछने वाले हैं, तो हम आर्ट फॉर्म्स पूछने वाले हैं, हम लिटरेचर पूछने वाले हैं, हम आर्किटेक्चर पूछने वाले हैं, एंशिएंट से मॉडर्न टाइम्स तक का सब कुछ, एंशिएंट से मॉडर्न पीरियड तक का आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आर्ट फॉर्म, ये सारी चीजें ये पूछेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपका कहां से पूछी जाएगी, तो 18th सेंचुरी के मिडिल से उठा करके, मतलब ब्रिटिश पीरियड समझ लो एक तरीके से, और अभी तक का पूछा जाएगा। अभी तक का जब यहां पर लिखा ना प्रेजेंट, इसका मतलब कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड भी इसमें इंक्लूड हो गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब जब ब्रिटिशर्स भारत से चले गए, उसके बाद क्या चेंज हुआ भारत के अंदर, पॉलिसी क्या थी, नॉन अलाइंड क्या था, ये सब क्या था, वो सारी चीजें भी ये पूछ सकते हैं आपसे।
उससे भी सवाल आते हैं, और उससे एक सवाल आता ही है, 1 से 2 सवाल हर साल आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस से। तो वो चीज़ आपसे पूछ ला। फिर फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या है, वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आपने देखा भाई साउथ में इस पर्टिकुलर रीजन का क्या कंट्रीब्यूशन था, इस ट्राइब का क्या, ट्राइब से खूब क्वेश्चन पूछते हैं, वो यहीं पर फॉल करता है, इस ट्राइब का क्या कंट्रीब्यूशन था, उस ट्राइब का क्या कंट्रीब्यूशन था, ये पूछ रहे हैं। बाकी क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहे थे, स्टेजेस क्या थे फ्रीडम स्ट्रगल के, वो स्टेजेस से सवाल पूछेंगे। अभी मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगा और उससे मैं आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे हमें क्या करना है उसका। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस यहाँ पर लिख दिया, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। फिर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड द इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स और ये सब। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये उसमें ये सब इन्होंने इंक्लूड कर दिया। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं नाउ, यहाँ पर ये पूरा पढ़ करके इसमें सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी, रोल ऑफ वुमेन, ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, एसोसिएटेड इशूज, पॉवर्टी, ये सब आप पढ़ लेना डिटेल में इसको आराम से रोक करके, और चाहोगे तो PDF भी डाउनलोड कर देना, लिंक मैं दे दूंगा आपको, उसको डाउनलोड भी कर लेना। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, और उसके बाद फिजिकल, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें क्या 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 ये सब पूरा, साइक्लोन वाइक्लोन, ये सब पूरा उसमें मेंशन हुआ है, राइट। ये सिलेबस अपने आप में बहुत डिटेल तरीके से आपको बता रहा है कि ये लोग क्या पूछने वाले हैं। लेकिन अगर सीइंग दी यूपीएससी मेंस एग्जाम, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, आप ऐसा करिएगा कि आपको गूगल पे बहुत आराम से पिछले 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखते से पहले आप एक काम करिएगा अभी, या फिर इस वीडियो को पॉज करके तुरंत अभी जाओ, अपना लैपटॉप खोलो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें क्या करना है, हमें स्पून फेड नहीं होना है, यानी कि हमें जो कोई ना बाइफरकेट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा है ना, कि ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन एक जगह पे, इसके सारे क्वेश्चन ऐसे टॉपिक वाइज, वो नहीं करना। आप सिर्फ GS 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लो। बाइफरकेटेड मत करना, बाइफरकेट आपको खुद करना है, अभी मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पर आप एक एक चीज़ पढ़ोगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर ये बनेगी कि भाई किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। हमें क्लियरली सब्जेक्ट्स अब यहाँ पर समझ आ गए, आर्ट एंड कल्चर, राइट, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, करेक्ट, फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल अगेन मॉडर्न हिस्ट्री प्लस फ्रीडम स्ट्रगल लिख लेना इसको, थीम दोनों अलग है, मैं अभी आपको समझा भी दूंगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्लियरली, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट्स पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके पिछले 5 साल के इसको बाइफरकेट करना है खुद से। किसी का बाइफरकेटेड टॉपिक या किसी का बाइफरकेटेड PDF डाउनलोड मत करना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। फिर आपको कहोगे कि यार हमें तो नहीं समझ आया सिलेबस, हमें तो नहीं रट पा रहा हूँ, इस नहीं रट पाओगे उस चीज़ को, कभी नहीं रट पाओगे, मतलब इम्पॉसिबल है रटना उसको। तो इसीलिए जब ये प्रैक्टिस आप खुद करोगे तो आप बहुत वेल वर्स हो जाओगे। इसको इस तरीके से समझो ना कि जैसे हम देखते हैं इस चीज़ को कि जैसे मान लीजिए आप कोई नई जगह पर शिफ्ट होते हो, ठीक है, आपके फादर जो है वो कहीं नई जगह पर घर लेते हैं, कोई नए शहर में नई जगह पर, तो आप क्या वहाँ पर जा करके आप, अरे नई जगह पर घर है तो अब मैं पूरी कॉलोनी को रटूंगा, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, ये वाला रास्ता वहाँ जाता है, ये वाला पहले दिन ही मैं जाके सब देख के और उसको उसका मैप बना करके उसको रट लूंगा, ऐसा करते हो क्या? नहीं, आप वहाँ पर रहते हो 2-3 महीने 4 महीने, आप अलग अलग रास्ते से आते जाते देखते हो, ये वाला पेड़ है, नीम के पेड़ से इधर से कट लेना है, उधर जाना, आगे एक नुक्कड़ है, फिर आगे कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे 3-4 महीने रहते रहते जब अलग अलग रास्तों से गुजरते हो तो आपको अपने आप वो याद हो जाता है, आपको दिमाग लगा करके याद करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। जैसे आपका फोन का पासवर्ड है, दिमाग लगा के याद किया है क्या उसको? अभी खट 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 उंगली खुद डल के चली जाती है। कभी ये देखो आपके साथ भी होता होगा, आपको लगता होगा यार पासवर्ड भूल गया मैं, लेकिन जैसे आप फोन के सामने जाओगे खट 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 वो खोल दोगे। तो ये क्या है, ये आपका हाइंडसाइड में ये दिमाग आपका काम कर रहा है, ये आपका सबकॉन्शियस है, वो इतना ट्रेंड हो चुका है, वो इतना ट्रेंड हो चुका है। जैसे कहते हैं ना, सोनू निगम चाह के भी बेसुरा नहीं गा सकते, वाह, वो सबकॉन्शियस वर्क कर रहा है उनका। तो ये काम इस तरीके से आपको करना है। अब ये सारे टॉपिक्स आपके पास आ गए। अब इन टॉपिक्स को भी अगर हम देखें मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये इनफ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो सब टॉपिक्स आपको मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंडियन आर्ट लिख दिया, यहां पर लिखा इंडियन आर्ट फॉर्म्स, राइट, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, फॉर्मेशन टू मॉडर्न टाइम्स। अब इसने लिख दिया इंडियन कल्चर में आर्ट फॉर्म्स, पहला टॉपिक।
तो आर्ट फॉर्म तो बहुत सारे हैं, तो उसके सब टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से आपके बनेंगे। इंडियन आर्ट फॉर्म्स में इंडियन पेंटिंग्स आ जाएगा, डांसेस आ जाएंगे, म्यूजिक आ जाएगा, पपेट्री आ जाएगा, ये सारे आर्ट फॉर्म्स आ जाएंगे। फिर इसके अंदर कौन कौन सी पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, मुगल राजपूत पहाड़ी पेंटिंग्स, उसके बाद डांसेस में क्लासिकल डांस, फोक डांस, मॉडर्न डांस, म्यूजिक में क्लासिकल फोक म्यूजिक, पपेट्री में स्ट्रिंग पपेट्री, शैडो पपेट्री, ठीक है, ग्लव पपेट्री, ये सारा कुछ आ जाएगा। आजकल इतना चल रहा है ग्लव पपेट्री, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। और ये सब कुछ क्या है, इंडियन आर्ट फॉर्म्स है। और इसने सिर्फ एक वर्ड में इसको लिखा, तो हमारा काम क्या है, हम ये करें। अब ये कैसे करेंगे हम, अब आप कहोगे यार ये कैसे करें, ये बताओ पहले। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको बना बनाया खाना मिल जाएगा यूट्यूब पे, सॉरी, आपको गूगल पर जाना है और बस सिंपली लिख देना है कि हमारे पास मिनी, ये जो सारे सब टॉपिक्स हैं GS1 पेपर के, सारे कंप्लीट माइक्रो लिस्टिंग प्रोवाइड कर दीजिए पीडीएफ में। आपको कंप्लीट माइक्रो लिस्टिंग GS1 की मिल जाएगी। कोई भी, बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, बहुत सारे कोचिंग्स की आपको पीडीएफ मिलेगी, कोई भी डाउनलोड कर लो, कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। को सब इक्वली गुड है, सब बढ़िया है। बस आपको करना क्या है, बस आपको टॉपिक्स ये देख लेने एक बार। तो इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट्स का ये अपने पास रेडी रख लो, और ये खुद रेडी रखो, इसको अपने लैपटॉप पे, अपने टैब में इसको रेडी रखो। इसको लिखने विखने में टाइम वेस्ट मत करना, बस इसको डाउनलोड कर लेना और अपने पास बार बार इसको खोल के आपको चेक करते रहना है। ओके, अभी इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ओके, जैसे आप लिटरेचर में देखो तो लिटरेचर में संस्कृत लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर से बहुत सवाल आते हैं, जैनिज्म का लिटरेचर है, द्रविडियन लिटरेचर से खूब, संगम पीरियड के द्रविडियन लिटरेचर से खूब क्वेश्चन आते हैं, मेडिवल लिटरेचर, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर वो है। आर्किटेक्चर में जब आप जाते हो तो हड़प्पन आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, ये सब आ जाते हैं। तो ये माइक्रो लिस्टिंग आपको बेसिकली तैयार रखनी है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चंस खूब इससे भी बनते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड से इसने दिखाया कि भाई ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का है। तो इसमें स्टोन एज, आयरन एज, चालकोलिथिक, टाउन प्लानिंग, हड़प्पन सोसाइटी, इसके इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, गोल्डन एज क्या था, आर्ट एंड कल्चर कैसे डेवलप हुआ उस पूरे पीरियड में। तो ये किंगडम वाइज भी, सिविलाइजेशन वाइज भी आपको पूरा मिल जाएगा। ये पूरा माइक्रो लिस्टिंग आपको डाउनलोड कर लेनी है सब्जेक्ट वाइज पूरी। और ये सबके लिए, किसके लिए करनी है, GS1 के लिए करनी है। ये GS1 का है, आप चाहो तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने रेफरेंस के लिए इसको रख सकते हो। GS1 के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए मैंने किया हुआ है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है यहाँ पर, मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यहाँ पर लगाया है। ये कंप्लीट नहीं है, इसका बहुत सारे टॉपिक इसमें आपको मिलेंगे, बहुत सारे, लगभग, मतलब GS1 में ही आपको लगभग मैं बताऊँ तो 200 टॉपिक मिल जाएंगे, 200-250 टॉपिक मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 200-250 टॉपिक है आपके पास, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो नोट्स बनेंगे वो बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही शॉर्ट और 1 पेजर नोट्स टाइप के होने चाहिए। इसीलिए सारा टेक्निक जो है ना, वो नोट मेकिंग एक बहुत ही बड़ी आर्ट है, जो कि मैं आपको अभी इसी चैनल पर धीरे धीरे जो अगली स्ट्रैटेजी वीडियोस आएंगी उसमें सिखाऊंगा भी। तो ये आपको कर लेना है, माइक्रो लिस्टिंग कर लेना है, राइट। अब हम GS2 पर इसी तरीके से आ जाते हैं। तो GS2 में आपको यही सेम काम यहाँ पर भी कर लेना है। GS2 के अंदर भी, जैसे ये इंडियन सोसाइटी हो गया, GS2 के सिलेबस देखिए। तो GS2 में सिलेबस में क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं GS2 के सिलेबस में, इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को आप एक ही मान लो, मतलब अलग अलग होता है लेकिन आप एक ही सब्जेक्ट मान लो। तो सोशल जस्टिस, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR, 4 सब्जेक्ट यहाँ पर आ गए। और इस 4 सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे यहाँ पर एक एक 1 लाइनर्स लिखे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद यूनियन एंड स्टेट्स, इशूज, चैलेंजेस, फिनेंसेस, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, फेडरल स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद अदर कंट्रीज, जो मैंने अपने लेक्चर में करवाया भी आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि व्हेन आई ब्रिंग यू समथिंग, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, दोनों के लेवल पर रिसर्च करके वो कंटेंट में लिख के लाता हूँ आपके लिए। तो मैंने आपको ये करवाया भी है, कंपैरिजन जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का दूसरी कंट्रीज से, बहुत अच्छा कंपैरिजन हमने मतलब प्रोविजन वाइज देखा भी हुआ है। और फिर जब हम मेंस लेवल पर जाएंगे, एडवांस स्टडी पर जाएंगे, तो मैं उसका एक पूरा चार्ट भी आपको दूंगा। उसके बाद आपको ये चीज़ गवर्नेंस और पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये पूरा पढ़ लेना है पहले एक बार, बस पढ़ना है, कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है इसको। उसके बाद इस पर फिर आपको काम करना है इसी तरीके की माइक्रो लिस्टिंग के ऊपर। आप इसकी माइक्रो लिस्टिंग डाउनलोड करके ये भी अपने पास तैयार रख लीजिए। इस तरीके से आपको
जो है यूनियन एंड स्टेट्स, फेडरल स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल, ये सब पे आपको मिल जाएगा, गवर्नेंस पर मिल जाएगा, और ये पूरा आपको कर लेना है। ठीक इसी तरीके का काम आपको फिर GS3 के लिए भी करना है, फिर GS4 के लिए भी करना है। मतलब हमारा क्या है कि अब हमारे पास क्या क्या तैयार हो गया। पहली चीज़ हमारे पास सबसे पहली चीज़ हमारे पास एक सिलेबस है। सिलेबस को हमने एक बार पढ़ लिया है, हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है। दूसरी चीज़, माइक्रो लिस्टिंग्स हमारे पास सारी सब्जेक्ट्स की रेडी है। नाउ आर गेम स्टार्ट्स। अब हमने खेलना शुरू करना है। अब हमें खेलना कैसे है, ये खेल कैसे खेलना है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। अब इसको खेलने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट उठाना है। जैसे मैंने उठाया GS1, तो GS1 में हमने देखा था कि 4 सब्जेक्ट थे, 4, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आप इसको और ब्रेक डाउन करिए, जैसे वहाँ पर हिस्ट्री जो थी उसको और ब्रेक डाउन, आप एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल 3 अलग बना लीजिए, उसका और ज़्यादा उसको तोड़ दीजिए। फिर ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी, ऐसे करके आप पूरा उसको, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे पूरा करके आप उसको ब्रेक कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज। इस तरीके से पूरा टेबल ये बना लीजिए। चाहिए आपको रेफरेंस के लिए तो ये PDF आपके पास मिली जाएगी, इसको रेफरेंस के लिए रख लेना। और ये काम खुद करना, मैं आपको बार बार इसीलिए ये चीज़ कह रहा हूँ। जिसके पास टैब है वो टैब पे ये काम कर लो, तो आपको मज़ा भी थोड़ा आएगा। और नहीं तो कॉपी में आप करना, अपने रजिस्टर में एक पेज पे एक पूरा ये चार्ट बनाना, पूरा, चाहे कितना भी पेज लगे, आप खुद से करना इसको, राइट। तो आपने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज UPSC सिलेबस को यहाँ पर लिखना है। UPSC सिलेबस में क्या, तो हम वापस से आते हैं। हमने देखा था कि GS1 में जैसे आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए कितने पॉइंट्स लिखे हैं इसने, 1 पॉइंट ये। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको, 1 पॉइंट दिख रहा है कि भाई इंडियन आर्ट एंड कल्चर, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, बस। तो उसको आपने यहाँ पर लिख लेना है। इस टेबल के अंदर सिलेबस में क्या लिखा हुआ है वो चीज़ यहाँ पर लिख लेनी है। उसके बाद क्या करना आपको, UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने डाउनलोड किए हैं उसको उठाना, और उसको उठा करके क्वेश्चंस पढ़ने शुरू करने। सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस पहले हमें पढ़ने हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, अच्छा ये डांस से क्वेश्चन है, ये आर्किटेक्चर से क्वेश्चन। जैसे एक मैं आपको 2024 से क्वेश्चन दिखाता हूँ। इसने पूछा कि अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सोसाइटी और इकोनॉमी में क्या चेंजेस हुआ ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। सिलेबस में आओ, सिलेबस में आओ। सिलेबस में इसने क्या बोला था, आर्ट एंड कल्चर में भाई हम तुमसे पूछेंगे कहां से, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स से। यही चीज आपको सेम दिख रही है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाई सोसाइटी और इकोनॉमी कैसे चेंज हुई है, कहां पे, ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये वो इवोल्यूशन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको ये अंडरस्टैंडिंग लानी कि सवाल कहां पूछा जा रहा है। तो ये सवाल ऋग्वेदिक पीरियड से पूछा जा रहा है। ऋग्वेदिक, लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक, ऋग्वेदिक, लेटर वैदिक पीरियड, ये सब क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, सिविलाइजेशंस हैं। तो क्वेश्चन सिविलाइजेशन से मिलेंगे और उसके हाइलाइट से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आपने क्या करना कि सिविलाइजेशन बेस्ड कितने क्वेश्चन है, कितने टाइप के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को मार्क कर लो, मार्क कर लो, मार्क कर लो। ये सारे सिविलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अलग पेन से उसको पूरा हमने रंग दिया, उसको रंग दिया, पूरा येलो से कर दिया कि ये भी सिविलाइजेशन से, ये भी सिविलाइजेशन से, ये भी सिविलाइजेशन से, ये भी सिविलाइजेशन से। ये करने से हो क्या रहा है, एक तो PYQs क्या पूछे गए हैं वो आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2021 में था, ये 2022 में था। रटना नहीं है, ये अपने आप क्लिक करेगा। तो जब आप पढ़ोगे, जब आप एक्चुअल पढ़ाई कर रहे होगे या स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, NCERT भी पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज़ आएगी कि अब ये तो 21 में पूछा गया था, अरे इंपॉर्टेंट है, तो अब शायद ये पूछा जा सकता है, शायद इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा था, अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ ये पूछा जा सकता है, तो मैं ये पढ़ लेता हूँ, ये टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ लेता हूँ। ये चीज़ इस तरीके से वर्क करेगी। तो आप फिर क्या करोगे, इसका माइक्रो थीम निकालोगे, खुद से निकालोगे। नेक्स्ट एक ऐसा ही इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जिसमें ये पल्लव डायनेस्टी, पल्लव कांची के पल्लव डायनेस्टी के बारे में बात कर रहा है कि उन्होंने आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में क्या किया था, क्या डेवलपमेंट किया था। तो आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, आपने सिलेबस पढ़ा हुआ तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आर्ट एंड कल्चर का माइक्रो थीम भी देखा है। तो आर्ट एंड कल्चर में आपने उसको पुट कर दिया क्वेश्चन को, और आपने देखा कि क्या पूछ रहा है, ये किंगडम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
तो पल्लव डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, इन किंगडम्स के ऊपर खूब सवाल आपको दिखेंगे, तो आप उनको एक माइक्रो थीम आपकी किंगडम की बन गई। तो इसी तरीके से आपकी कई सारी एक सब्जेक्ट में माइक्रो थीम्स बन जाएंगी। अगर ये माइक्रो थीम्स बना लिया तुमने, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मतलब मेंस में कोई रोक नहीं पाएगा। अब मार्केट में चूरन बेचने वाले बहुत सारे आपको मिलेंगे जो आपको माइक्रो थीम की पीडीएफ पकड़ाएंगे, खरीदने को बोलेंगे, जो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, मतलब पता नहीं बहुत सारे प्राइसेस होते हैं। तो वो माइक्रो थीम इसका ये आपको वो सब काम नहीं करना, खुद से करना। खुद से ये काम करोगे तो आप उतना बेटर बनोगे। वो बनी बनाई पीडीएफ देख करके आपका कोई बहुत लाभ उससे नहीं हो पाएगा। आप उसको रटने की, यू विल एंड अप लर्निंग इट, और आप इधर उधर हो जाओगे, पूरा बर्बाद हो जाओगे। इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री हमने उठाया। मॉडर्न हिस्ट्री का हमने देखा क्या क्या है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल, वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो ये सिलेबस में लिखा हुआ है। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखना है। तो इसने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछ लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में यहाँ पूछा, इसका मतलब क्या है, ये स्टेजेस से क्वेश्चन इसने पूछा। बहुत सारे स्टेजेस आए थे, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब स्टेजेस आए थे हमारे उसमें फ्रीडम स्ट्रगल में। माइक्रो लिस्टिंग हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो हमारा एक थीम क्या बन गया कि स्टेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इससे क्या होगा कि आप देखोगे यार 2024 में पूछा इसने, 25 में भी पूछा, 22 में भी पूछा, 23 में भी पूछा, 21 में भी पूछा। तो इसका मतलब मेरे पास ये अंडरस्टैंडिंग बन करके तैयार हो रही है कि स्टेजेस वाला जो टॉपिक है, जो वेरियस स्टेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल है, जो ये माइक्रो थीम है, इससे क्वेश्चन आता ही है। मुझे यहां पर इधर उधर भटकना नहीं है। ये टॉपिक तो मेरा मतलब एकदम पक्का होना चाहिए, और इसके नोट्स भी एकदम पक्के होने चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल जो है बन सकता है और इसको इधर उधर घुमा कर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो जैसे जैसे आप सवाल देखोगे वैसे वैसे आपकी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर डेवलप होगी। ठीक इसी तरीके से हमने ज्योग्राफी पकड़ लिया। तो ज्योग्राफी में हमने देखा सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, एक लाइन में उन्होंने लिखा वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब उनका इसमें फेवरेट टॉपिक क्या है, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इसमें इसने पूछा ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियालिस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये समझ में आया माइक्रो लिस्टिंग देख करके, ये क्लाइमेटोलॉजी से सवाल उठ गया, ये सवाल क्लाइमेटोलॉजी से आ गया, और क्लाइमेटोलॉजी जो है वो उसका फेवरेट टॉपिक है। तो हर साल वो क्लाइमेटोलॉजी से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन तो दो दे ही रहा है, और ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक भी है। इसी तरीके से दूसरी माइक्रो थीम हमारी वाटर मैनेजमेंट की आ गई, जिसने पूछ लिया कि ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गैंजेटिक वैली इज मतलब डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे, वो एक बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज बन गया, तो उसको कैसे ठीक करे। तो आपको दिख गया कि भाई वाटर मैनेजमेंट से इसने सवाल पूछ लिया। तो ऐसे आपका एक बहुत तगड़ा अंडरस्टैंडिंग उस पर डेवलप हो जाएगा, और ये पूरा आपके पास चार्ट जो है वो रेडी हो जाएगा, जिससे आपको सब पता है। अब आप इस स्टेज पर पहुंच गए कि GS1 का भाई मुझे PYQs पता है, मुझे सारे डायमेंशंस पता है कहाँ से पूछ रहे हैं, मेरे पास माइक्रो थीम्स रेडी हैं, मेरे पास माइक्रो लिस्टिंग रेडी है। अब मैं पढ़ूंगा जब मेंस के लिए, मैं मेंस का कंटेंट जब अपना रेडी कर रहा हूँगा, तो मेरे हाइंडसाइड में, मेरे सबकॉन्शियस में ये सारी बातें छपी हुई हैं, और उस हिसाब से मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ। जैसे मैं आपको कुछ नोट्स जो है वो दिखा भी सकता हूँ। तो मैंने आपको शायद किसी शॉर्ट्स में दिखाया भी था कुछ नोट्स को, लेकिन आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए हम मेरे पॉलिटी के नोट्स उठा लेते हैं। पॉलिटी के नोट्स अगर उठा लेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। तो मैंने पॉलिटी में देख लिया है कि राइट, तो ये नोट्स है मेरे पास। अब मैंने पॉलिटी में देखा कि यार ना बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव, थोड़ा फेडरल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैंने, और इस क्वेश्चन के डायमेंशन भी मेरे फेडरल स्ट्रक्चर से क्या पूछ रहे हैं, इससे क्या पूछ रहे हैं, तो डायमेंशन भी पता है। तो अब मेरे पास हेडिंग जो है ना, वो हेडिंग इसी तरीके से मैंने रेडी की हुई है कि यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के ऊपर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का ये नोट है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का डायमेंशन कौन कौन से पूछा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, इससे सवाल आया हुआ है, तो वो लिखा हुआ है, और बहुत कम शब्दों में, मतलब 3-3, 4-4 लाइन में चीज़ों को लिखा हुआ है, पूरा उसका डायमेंशंस बनाए हुए हैं, उसका जो डायग्राम है वो बनाया हुआ है, ताकि जब मैं रिवाइज करूँ तो मुझे कोई बहुत बड़ा एक मतलब पोथा ना पढ़ना पड़े। मैं बस इतनी सी बात पढ़ करके मैं अपना समझ जा रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको फिर नोट्स बनाने में काम आएगी जब आप ये पूरा प्रैक्टिस कर पाओगे। और इस तरीके से होगा क्या, इस तरीके से एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि आपको ये जो सिलेबस है ये बड़े अच्छे से बिल्कुल मतलब आपको ये सिलेबस रट जाएगा ऐसे। अब यही चीज़ आपको GS2 के लिए करनी है। GS2 में कैसे, पॉलिटी हमने देखा, तो पॉलिटी का यूपीएससी सिलेबस में क्या लिखा हुआ है वो निकाल लो। तो 2 चीज़ें, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरल स्ट्रक्चर,
4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन्होंने, वो चारों पॉइंट्स लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चंस देखना है। तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी से पूछा, तो राइट टू प्राइवेसी से पूछा तो मुझे समझ में आ गया राइट टू प्राइवेसी से क्या पूछ रहा है। अब आप देखिए, राइट टू प्राइवेसी से ये पूछ रहा है कि भाई राइट टू प्राइवेसी जो है इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी आया। तो अब जो डीएनए टेस्टिंग होती है, जो मदर के वोम में बच्चा है, डीएनए टेस्टिंग बच्चे की होती है कि भाई इसका फादर कौन है, उसके लिए जो टेस्टिंग की कराई जाती है, क्या वो राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर थोड़ा सा करंट डायमेंशन से सवाल पूछा जा रहा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, फंडामेंटल राइट जब पढ़ना है तो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी हमने पढ़ लिया, के.एस. पुत्तास्वामी हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये वाले डायमेंशन उसमें ऐड करना है, हमें करंट डायमेंशंस, करंट जजमेंट्स को देख करके उसको ऐड करना है। तो करंट अफेयर्स की जब मैगजीन आप पढ़ोगे तो वो डायमेंशंस को आप उसमें ऐड करोगे कि भाई सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। वो अंडरस्टैंडिंग आपके पास डेवलप होगी और नोट्स में वो आपके झलकेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन एक आपके पास अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और आपके नोट्स बहुत शानदार बने होंगे, रिवीजन में बड़ी हेल्प होगी आपकी। तो ये सब आप कर लोगे। ठीक उसी तरीके से जब आप सेपरेशन ऑफ पावर्स में जाते हो तो सेपरेशन ऑफ पावर्स में आपको एक सवाल दिखेगा कि भाई ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज रिजल्टेड इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई कैबिनेट सिस्टम जैसे जैसे पावरफुल होता चला जा रहा है भारत में, हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का जो स्कोप है वो खत्म होते जा रहा है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी खत्म होती जा रही है, पार्लियामेंट का वजूद जो है वो खत्म होता जा रहा है। भाई कैबिनेट अपने आप डिसाइड कर रहा है, मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, तो कोई कुछ उखाड़ नहीं पाता उनका। तो ये एक आपको इस डायमेंशन को भी कवर करना होगा। मैंने बोला ना, लेजिस्लेचर वर्सेस एग्जीक्यूटिव, इस टाइप से सवाल जो है खूब पूछता है यूपीएससी, तो वो आपके पास क्लियर हो जाएगा। एक माइक्रो थीम निकल करके आई कि एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर से सवाल आते हैं, तो इस डायमेंशन पर, इस माइक्रो थीम के ऊपर आपको अगर 3-4 सवाल मिलते हैं तो आपका ये डायमेंशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से दूसरा गवर्नेंस का सब्जेक्ट है, इसमें इन्होंने यूपीएससी सिलेबस में मेंशन किया अपॉइंटमेंट थ्रू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैचुरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ठीक, इसमें सारी बॉडीज़ की बात हो रही है। सवाल यहाँ पर पूछा गया सीएजी से कि भाई जो सीएजी है वो सिर्फ जो है इसके लिए नहीं बनी है, उसका और क्या काम है। तो सीएजी, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल पूछा गया है। तो आपका एक माइक्रो थीम बन गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मुझे अच्छी तरीके से पढ़ना है, और प्लस उसकी जो ट्रांसपेरेंसी वाला एस्पेक्ट है, उसके अकाउंटेबिलिटी वाला एस्पेक्ट है, भाई क्या किया, हम सवाल पूछ रहे क्या किया इतने साल, तो वो एस्पेक्ट मुझे कवर करना है। दूसरा, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, इसके ऊपर तो मतलब हर बार एक सवाल आएगा ही आएगा, एकदम मान के चलिए, आंख बंद करके इसको पढ़ लीजिएगा। तो इससे हमने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के ऊपर सवाल पूछ रहा है। हमारे पास माइक्रो लिस्टिंग तैयार है, तो इसलिए मुझे पता है, तो मैंने सिविल सर्विसेज का माइक्रो थीम मेरी पास रेडी हो गई और इससे सवाल बन रहे हैं, ये भी मेरे पास रेडी हो गया। तो इस तरीके से सेम आपको यही चीज़ GS3 के लिए भी करनी है। GS3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यूपीएससी सिलेबस में क्या मेंशन है, एक इंडियन इकोनॉमी, इश्यूज, रीप्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ डेवलपमेंट। तो मैंने देखा कि ये क्या पूछ रहा है, फूड इन्फ्लेशन के ऊपर सवाल पूछ रहा है, विच इज अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी मेरा एक माइक्रो थीम तैयार हो गया और उसके अंडर मैंने सारे क्वेश्चंस को वहां पर नोट डाउन कर लिया। इंक्लूसिव ग्रोथ का माइक्रो थीम इसी तरीके से तैयार हो गया। साइंस एंड टेक में इसी तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट, टेक सॉल्यूशंस, AI और डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उसका मेरा माइक्रो थीम्स जब रेडी हो जाएगा। एक बार आपने ये खेल खेल लिया अपने साथ, और इसी तरीके से सेम जो प्रैक्टिस है वो GS4 के साथ भी कर लिया, तो अगर आपने ये सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से कर ली, जैसा मैं बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल टाइम लगाओ। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आज ही कर दो, कल ही कर दो, 2 महीने 2.5 महीने आपके पास बहुत समय है यार। यू हैव अ लॉन्ग जर्नी टू गो। आराम से बैठ करके रोज 1 घंटे 2 घंटे किसी एक पेपर को या किसी एक सब्जेक्ट को उठा लो और उसके लिए ये काम करिए। जो भी सब्जेक्ट को कोई भी उठा रहे हो उसके लिए ये काम करिए। जब भी अपना मतलब शाम के वक्त, रात के वक्त बेड पे बैठे हैं, कर रहे हैं लैपटॉप, रील स्क्रॉल करने की जगह हम यही कर लेते हैं यार, चलो कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपके पास जब ये रेडी हो जाएगा तो ट्रस्ट मी, आप एक बहुत ही शानदार कैंडिडेट बन जाओगे, और आप और हमारे जैसे कैंडिडेट्स में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। आप बनोगे सीधा कौन से कैंडिडेट, आप सीधा कूद करके पहुंचोगे, आप बनोगे स्टूडेंट B, और इस स्टूडेंट A वाले जितने भी कैंडिडेट है, इस कैटेगरी वाले कैंडिडेट से आप फार बेटर निकलोगे। तो इस तरीके से इस प्रैक्टिस को करिए, और ज़रूर से कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आते हैं इसको करते वक्त, तो आप आकर के इसी वीडियो पर कमेंट करिएगा। मैं कमेंट देख करके उस पर आपको रिप्लाई वहीं पर कर दूंगा। तो आई होप आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।